देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ में अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कैसी सियासत आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है? इसके साथ ही सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। और देखा जाए तो जब से ये योजना चालू हुई है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। लगभग 1,29,00,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना में फ़ायदा मिल रहा है और इसमें आज 9वीं किस्त जारी होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। और देखा जाए तो सुबह जो उनका कार्यक्रम है वो सबसे पहले गांव चलो अभियान में शामिल होंगे। यहाँ भोपाल के पास एयरपोर्ट के पास वे दीवार लेखन में शामिल होंगे और इसके बाद ही वे मंडला रवाना होंगे। आज उनका मंडला दौरा है। मंडला में वो रानी दुर्गावती जो कॉलेज है वहाँ पे एक जनसभा को लेंगे। वहीं से वे सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे मंडला में एक जनसभा को भी डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री का शेड्यूल काफ़ी बिजी है और वे आदिवासी बेल्ट मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई है और देखा जाए तो जो सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि का काफ़ी महत्व माना जाता है और आज से लगभग भोपाल के और उज्जैन के, मालवा निमाड़ क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंदिरों में सुबह से ही दर्शन करने वालों की भीड़ लगी है और अगले 9 दिनों तक गुप्त नवरात्रि के अलग अलग कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आदि जारी रहेंगे। और इसके अलावा बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद आज बैठक लेंगे और आज सबसे जो महत्वपूर्ण बैठक है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अल्पसंख्यक विभाग की बैठक है और इसमें कार्यकारिणी की बैठक है ये। और आगामी लोकसभा के चुनाव पे पार्टी रोड मैप बनाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो एक बैठक है जिसमें डोनेट फॉर कांग्रेस कार्यक्रम की जो समीक्षा होगी और इसमें कितनी राशि अभी तक इकट्ठी हुई है, क्योंकि शुरुआत में डोनेट फॉर कांग्रेस अभियान में राशि कम थी और इसके बाद जीतू पटवारी ने निर्देश दिए। उसके बाद लगभग 1,20,00,000 के ऊपर ये राशि एकत्रित हुई है और आज उसकी समीक्षा होगी कि अभी तक कितनी राशि एकत्रित हुई है। और इसके अलावा बात करें तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे भी आज कांग्रेस की कई बैठकें हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में जहां जहां से गुजरेगी वहां पे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्कर्स अपनी क्या तैयारी रखें। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजनीतिक और मुख्यमंत्री के घटनाक्रम यही है। इसके अलावा बात करें तो 13 तारीख को यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी मौजूद रहेंगे और इसकी भी तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस की बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, सियासत तो देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही बात करें तो भोपाल नगर निगम का आज अंतरिम बजट भी पेश होने वाला है। क्या कुछ इस बजट में खास रहेगा लोगों के लिए? देखिए, भोपाल नगर निगम का अंतरिम बजट आज पेश होगा जो कि लगभग 800 करोड़ के लगभग रहेगा और देखा जाए तो जो पूर्ण बजट आने वाले समय में जो आएगा वो लगभग 2000 करोड़ का रहने की उम्मीद है। और जहां तक आज की बात करें तो आज नर्सिंग होम्स के लिए बड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है और नर्सिंग होम्स की जो लाइसेंस फीस है उसमें वृद्धि कर सकती है नगर निगम की परिषद भोपाल की। और देखा जाए तो पुराने कई प्रस्तावों को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसको लेके जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो नगर निगम परिषद की बैठक में, बजट की बैठक में हंगामा कर सकता है। लेकिन आज जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भोपाल नगर निगम का 800 करोड़ रुपए का, इसके लगभग का अंतरिम बजट आज पेश हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ में देहरादून से अवनीश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से राशिद अलवी भी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। तो अवनीश जी, कैसी सियासत उत्तराखंड में देखने को मिलेगी और हल्द्वानी हिंसा के बाद में अब कैसा माहौल उत्तराखंड में है?
और इसको साजिश के तहत किया गया, क्योंकि अभी इस तरीके से देखा गया पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी कहा है, हालांकि प्रशासन की ओर से उनका कहना था कि इस तरीके से बात करें, ये माहौल तैयारियों और बात करें, तमाम जगहों को लेकर कहीं ना कहीं। चलिए अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लखनऊ से सीधा रुख करेंगे राशिद अलवी का। राशिद, कैसी सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी आज? से अगर हम बात करें सियासत की उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत चली आ रही है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है, जो कि गांव में जाकर वोटरों को बता रही है। और दूसरी बात है, जो गांव के बूथ स्तर के कार्यकर्ता है वो भी लगातार लगे हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी या वरिष्ठ नेता है वो भी गांव चलो अभियान में लगातार लगे हुए हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार निशाना साधने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है शिवपाल यादव, वो भी लगातार लगे हुए हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें, जो यहाँ इस समय कांग्रेस की जो दशा है, जो कांग्रेस 14 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा चंदौली से निकाल रही है, वो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और जिसमें कि जो वोटर्स हैं उसको साधने का काम करेगी कांग्रेस। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। हमारे साथ में अवनीश जी बने हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, और हल्द्वानी की हिंसा को देखते हुए अभी कैसे हालात उत्तराखंड में हैं? जी बिल्कुल वैष्णव, देखिए यहाँ पे अगर कह सकते हैं इसको एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा जा सकता था, कि जिस तरीके से ये घटना हुई है देवभूमि में, ये इतिहास में पहली बार हुई है, जिसको लेकर लगातार अब यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पे प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाई। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस की कमियां है, जिस तरीके से पहले से ये साजिश के तहत किया गया था। और यहाँ पर पूर्व जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो यहाँ पर यूसीसी लागू हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक जो समाज है उसको टारगेट किया जा रहा था, इनकी वजह से घटना, तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद वहाँ पे हल्द्वानी पहुंचे थे और उन्होंने जो घायल है उनसे जो है वार्तालाप करी थी, उनसे मिले थे और पूरी हर संभव सहायता की बात की थी। परंतु जिस तरीके से यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अब्दुल मलिक का नाम यहाँ पे जो मास्टरमाइंड है उसका सामने आ रहा है, क्योंकि उसका जो फार्म हाउस है वहाँ पे बैठक हुई थी और ये पूरी साजिश पर जाती है। जी वैष्णव, बिल्कुल, और सियासत की बात करें तो उत्तराखंड में कैसी सियासत देखने को मिलेगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद में क्या विरोध अभी भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार विरोध जो है यहाँ पे विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये जो है मनमानी के तहत जो है लागू किया गया। हालांकि आम लोगों ने जो है यहाँ पे पलटवार करते हुए कहा है कि ये जो है ये केवल कटिंग पेस्टिंग का काम हुआ है, कॉपी पेस्ट किया है, कि ये तो पहले से इम्प्लीमेंट था। ये तमाम चीजों को और अब जो है वो यहाँ पे बना जानते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर बाकायदा जो है टारगेट जिस तरीके से किया जा रहा था कि आज चर्चा के ऊपर की बात की, एक पर्टिकुलर जो है समाज को जो है यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था, तमाम चीजों को लेकर किया जा रहा था। और अभी जो कांग्रेस प्रभारी यहाँ पे आनी है, जो चर्चा, उनका जो है यहाँ पे दौरा जो है यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके आने से यहाँ पे जो कांग्रेस को नई जान मिलेगी और लोकसभा चुनाव में जो है उनकी रणनीति तय की जाए। चलिए, हमारे साथ में भोपाल से अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बात करें तो हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में क्या कुछ अपडेट सामने आया है, क्योंकि प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आया था? देखिए, पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, हरदा पटाखा फैक्ट्री में एक भीषण विस्फोट हुआ था, उसमें जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ के 2 और बढ़ के मतलब कुल मिला के मृतकों की संख्या अब 13 हो गई है। और जहां तक बात करें तो राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को जो निर्देश दिए थे, सरकारी अस्पतालों को, वहां पे घायलों का इलाज जो है वो तेज़ी से जारी है। और कई घायल उसमें ठीक भी हुए हैं, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। हालांकि उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। और जहाँ तक बात करें हम हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में, तो इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और
ये जिनका रिमांड लिया जा रहा है वो कड़ी पूछताछ में सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो किस तरह ये फैक्ट्री बार बार बंद होती थी, चालू होती थी, और अगले कुछ दिनों में इस फैक्ट्री हादसे की पूरी रिपोर्ट जब सरकार के पास आएगी उस वक्त और कड़ी कार्रवाई होना तय है। फिलहाल वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। जिस तहखाने की बात की जा रही थी उस तहखाने को भी मलबा हटाया जा रहा है, लगातार वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भोपाल से भी कई फायर ब्रिगेड के अमले और एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। और जहाँ तक बात करें हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वे हरदा पटाखा ब्लास्ट जो मामला है उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस मामले की पूरी जांच किया जाए। और सबसे बड़ी प्राथमिकता तो सरकार के इस हादसे के बाद से ही थी कि घायलों का इलाज, तो घायलों का इलाज भोपाल में, इंदौर में, नर्मदापुरम में और भी कई छोटी बड़ी जगहों पे घायलों का इलाज लगातार अभी भी हरदा जो ब्लास्ट हुआ है उस मामले में जो घायल हुए उनका इलाज अभी भी जारी है। लेकिन बात करें हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में तो सियासत भी काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि विधानसभा में ये मुद्दा उठाने की बात कही जा रही है और लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। नहीं, विधानसभा में लगातार पिछले 2 दिनों से, आज शनिवार होने के कारण विधानसभा का अवकाश है, शनिवार और कल रविवार होने के कारण, लेकिन पिछले 2 दिनों से विपक्ष लगातार विधानसभा में हरदा पटाखा ब्लास्ट मामले को लेके, फैक्ट्री ब्लास्ट मामले को लेके हंगामा कर रहा है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि उसमें जितनी भी कार्रवाई की है वो स्पष्ट की है और लगातार मध्य प्रदेश के पटाखा बाजारों, पटाखा फैक्ट्री जहाँ पर विस्फोटक रखा जाते हैं, न केवल भोपाल में या उसके आसपास बल्कि पूरे प्रदेश के सभी संभागों में पटाखों को लेके या विस्फोटकों को लेके जहां भी ढिलाई वापरी जा रही थी या काम ठीक नहीं हो रहा था, सरकार लगातार छापेमारी कार्रवाई करवा रही है और सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे। तो वो कार्रवाई आज भी जारी रहेगी प्रदेश के कई संभागों में। और देखा जाए तो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने पिछले 2 दिनों से हरदा पटाखा जो फैक्ट्री ब्लास्ट मामला है उसको लेके बड़ा हंगामा किया, लेकिन सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। सरकार का कहना है कि वे लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है विस्फोटकों पे, और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी भी जो उस फैक्ट्री विस्फोट में घायल हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 से ज्यादा बताई जा रही है, उनका इलाज करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल, लगातार सियासत हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे को लेकर देखी जा रही है। हमारे साथ में राशिद लखनऊ से बने हुए हैं। राशिद, मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम का अनुमान क्या है? किस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, में 2 दिन से सर्द भरी हवाएं चल रही थी और लगातार हवाएं जो थी वो सर्द भरी थी और जो तकरीबन इस समय 8:30 बज रहा है, इस समय धूप भी निकल गया है। अब मौसम में थोड़ी तब्दीली हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार मौसम ठंडा था उसको देखते हुए अब जो धूप निकलने लगी है, फिर भी अभी सर्द है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ज्यादा से ज्यादा चेंज हो गया है। चलिए, हमारे साथ में भोपाल से अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बात करें मौसम की तो मौसम का मिजाज मध्य प्रदेश में कैसा रहने वाला है? देखिए, बात करें मौसम की तो मौसम पिछले कई दिनों से लगातार ठंडक बनी हुई है और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उत्तर भारत के क्षेत्रों में बर्फबारी होने से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उससे भोपाल, न केवल भोपाल बल्कि भोपाल सहित प्रदेश के लगभग 30 से ज़्यादा जिलों में ठंडी हवाओं का कहर है। और सुबह और शाम को ये ठंडी हवाएँ बिल्कुल चुभन की तरह लोगों को महसूस हो रही हैं और कड़ाके की ठंड बोला जा सकता है। लेकिन दोपहर में कई शहरों का तापमान सामान्य से थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि ठंड इतनी असरदार नहीं रह रही। लेकिन सुबह 10 बजे तक और शाम को 7 बजे के बाद देर रात तक ठंड का कहर मध्य प्रदेश में जारी है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में भी या अगले 48 घंटों तक तो कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है और अगले 24 घंटे तक इन ठंडी हवाओं का कहर जो उत्तर भारत से मध्य प्रदेश की ओर आ रही है जारी रहेगा। मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही बारिश की भी संभावना जताई गई है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार मौसम में भी बदलाव सामने आ रहा है और मध्य प्रदेश में 13 फरवरी तक बारिश और आंधी का दौर भी जारी रहेगा, ऐसी संभावना जताई गई है। और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में आज बूंदाबांदी हो सकती है। जबलपुर, सागर, रीवा संभाग भी
भीगेंगे और यहाँ भी बूंदाबांदी हो सकती है। लगातार सियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश में सियासत भी जारी है। मध्य प्रदेश में हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ में राहुल झा दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, दिल्ली में कैसी सियासत देखने को मिलेगी? इस बार काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईडी का जो समन आया था केजरीवाल और ईडी में नहीं गए, उसके बाद राउत एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो है इनका ईडी ने समन का वो किया था चैलेंज, और कोर्ट ने भी कहा है कि इनको पेश होना पड़ेगा, तो जवाब देना पड़ेगा ईडी के सामने। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का जो राजनीति है दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल, लगातार देखें तो दिल्ली में भी सियासत देखने को मिल रही है। और सीएम केजरीवाल की बात करें तो समन उनको भेजे जा चुके हैं ईडी की ओर से। आगे मामले में क्या कुछ अपडेट है? आगे तो ईडी राउत एवेन्यू कोर्ट का उन्होंने रुख किया है, जो कि लाजमी तो नहीं था। 5 समन के पास में कोर्ट का रुख किया, और कोर्ट ने भी केजरीवाल को झटका देते हुए कहा है कि उनको कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, नोटिस सबमिट करना पड़ेगा और जवाब सबमिट करना पड़ेगा कि क्यों जा रहे हो ईडी के साथ, उनके समन को आखिर क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है। और इसके साथ ही राहुल, बात करें तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्रस्ताव को लेकर भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, लोकसभा में राम मंदिर के प्रस्ताव को लेकर की भी मतलब बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपने देखा हमारे देश की जो राजनीति है कहीं राम मंदिर के आसपास घूम रही है। राम मंदिर काफी चर्चाओं में है, तो आने वाले टाइम में लोकसभा में जो है हमें सुनाई देने वाले प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिरुद्ध, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अवनीश जी, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से राशिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।